सरदार पटेल ने कहा है कि बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गाली देना तो कायरों का काम है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. सोनिया गांधी विषकन्या है ना। देश के लोग के सामने मल्लिकार्जुन जी खड़गे माफी मांगना चाहिए। ये एक नया रूप सामने आया बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी नीति शुरू हो रही है कर्नाटका से। कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल बनी। सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। असल में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। इस पर बीजेपी विधायक ने पलटवार करते हुए सोनिया गांधी पर हमला किया। दोनों नेताओं ने क्या कहा, इस पूरी खबर को आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं। कर्नाटक चुनाव में जहरीले बयानों पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की तुलना एक सभा में जहरीले सांप से की थी। अपने बयान पर खड़गे ने फिर बाद में सफाई दी और उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, उस विचारधारा को लेकर थी जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। खड़गे साहब का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उसको लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री पर नहीं की। बीजेपी के विधायक ने पलटवार करते हुए सोनिया गांधी पर हमला किया। कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन पर हमला किया बीजेपी के विधायक ने और उनको बासनगोड़ा यत्नाल जो यूपीए के बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या बताया। सोनिया गांधी को विष कन्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खड़गे के विवादित बयान की वजह से बीजेपी भड़की हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर दंगा कराने वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग पहुंच गई। दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से अपनी अपनी शिकायत में क्या कहा है वो एक बार देख लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव आयोग पहुंची। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की ईसी में शिकायत हुई। चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत की है कि उनका जो बयान है प्रधानमंत्री को लेकर उस पर आपत्ति है। खड़गे पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना था। खड़गे का जो बयान है प्रधानमंत्री के, खड़गे के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाई जाए, इसका भी रिक्वेस्ट, इसका भी पिटीशन में उन्होंने जिक्र किया अपने चुनाव आयोग के मांग में। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेता भी आज वहां पर पहुंचे, जिसमें आयोग के पास पहुंचे और उन्होंने शिकायत की अमित शाह को लेकर, जो होम मिनिस्टर है उनको लेकर शिकायत की कि अमित शाह के दंगा वाले बयान को लेकर उन्होंने शिकायत की। अमित शाह पर यह आरोप लगाया गया कि अमित शाह ने कहा है कि यदि कांग्रेस कर्नाटक में आती है तो फिर से दंगा हो सकता है। चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग भी कांग्रेस ने की है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग की है और उन्होंने कांग्रेस ने अमित शाह के चुनाव। वहीं हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की हेट स्पीच में राज्यों की पुलिस किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार ना करे और सुओ मोटो यानी स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करे। आपको सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं कि उसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हेट स्पीच पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और एक बड़ा जो फैसला है, कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुओ मोटो इस पर काम होना चाहिए। राज्यों को हेट स्पीच के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि कोई शिकायत नहीं करता तब भी सुओ मोटो भी कार्रवाई की जा सकती है, स्वतः संज्ञान लेकर की जा सकती है। धर्म की परवाह किए बिना गलती करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि कौन किस धर्म का है, लेकिन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। चलिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी विधायक बासनगोड़ा यत्नाल की जुबानी जो क्या बयान दिया है उसको सुनाते हैं, जिसके बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आग बबूला हो गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे।
ಮತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ. ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷಯ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या, बताइए। कर्नाटक चुनाव में हो रही बयानबाजी के बाद आज के सवाल है कि क्या चुनाव में एक दूसरे पर जुबानी हमले बढ़ गए हैं? क्या वोट के लिए नेताओं को अपने बोल पर संयम रखना चाहिए? क्या नेताओं की जुबान पर कंट्रोल के लिए चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब, कर्नाटक से वरिष्ठ पत्रकार त्यागराज शर्मा साहब और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उपाध्याय, आपसे समझना चाहता हूं कि ये कर्नाटक के चुनाव हो रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये जहरीली लड़ाई कहां पहुंचाएगी हमें? और विजय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात रखी थी जी, उस पे उन्होंने खेद भी जताई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्देश्य मेरा वो नहीं था। मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री जी। हाँ, मोदी जी की जो विचारधारा है जी, चाहे वो आरएसएस की विचारधारा हो, नफरत पैदा करने की विचारधारा हो, देश के बंटवारे की विचारधारा हो, द्वेष पैदा करके देश में सियासत करने की विचारधारा हो जी, ये विचारधारा कहीं न कहीं जहरीली है जी, और ये सच्चाई है। जी। जिस तरह गर्मी चरमी, कर्बिस्तान शमशान, जिस तरह 2080 की बात की जाती है, जिस तरह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करके जी, देश को कहीं न कहीं सियासत के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए भाजपा और आरएसएस के लोग जो है जी। लगातार देश को बांटते हैं, देश में जहर पैदा करते हैं जी। इस बात के लिए उन्होंने लोगों को कहा, यदि भाजपा को या उनके किसी नेता व्यक्ति को नेता के संदर्भ में लगा, उन्होंने खेद व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मनसा, ऐसे उद्देश्य नहीं थे। अब बात आती है, आज ही आप सबने देखा, बासन गौड़ा विधायक आपने दिखाया भी, अच्छी बात है जी। किस तरह से जब चुनाव आता है, गांधी परिवार और सोनिया गांधी जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग तरह के लोग इनके आते हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक जी, और सभी गाली गलौज करते हैं जान करके। ये एक तरह से रणनीति के तहत होती है ताकि मुद्दों से भटका करके और कहीं न कहीं एक व्यक्ति और एक परिवार और जो व्यक्ति अपने खुद ही अपने पति को जिसने खोया हो, शहीद जिसके पति हुए हों, जो इस देश के लिए जिसका परिवार पूरा सेवा किया हो, उस पर कहीं न कहीं इस तरह के टिप्पणी करना कहां तक उचित है जी। वो जो विधायक हैं प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी हैं, स्टार प्रचारक हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के कहने पर उन्होंने किया, नहीं किया तो क्या प्रधानमंत्री जी इसके लिए या उनके भाजपा के लोग इसके लिए क्षमा मांगेंगे? ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं जी। सतीश लखेड़ा साहब, डॉक्टर उपाध्याय को आपने सुना, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही, उन्होंने अपनी तरफ से खेद भी व्यक्त कर दिया, माफी भी मांग ली। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आपके एमएलए हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए जो कुछ बोला, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए? विजय जी, हम राजनीति में अटल जी की व्यक्तित्व कला के सारे लोग अनुसरण करते हैं जी। राजनीति में किसी को भी कटु शब्द, मर्यादाहीन शब्द और किसी की गरिमा के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
किसी ने भी अगर बोला है जी अगर हमारे पार्टी के किसी राज्य के विधायक ने अगर ऐसा बोला है जी बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए। सोनिया जी इस देश की बड़ी नेता जी। हैं और किसी सामान्य महिला के लिए भी कोई पुरुष ऐसे शब्द कहे या कोई पुरुष पुरुष के लिए बोले इसकी निंदा की जानी चाहिए और जरूर पार्टी का हाईकमान उस स्तर पे इस बात पे विचार कर रहा होगा। मैं यहाँ सबकी बात शुरू करता हूँ जी। मगर खड़गे जी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसपे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तक कि नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे बैठे हैं। सर अब सॉरी कर लिया ना उन्होंने? नहीं, उन्होंने जो बोला जी। उस शब्द का आप अनुवाद कीजिए। उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी के लिए कहा जी। पहली चीज। नंबर 2, पिछले चुनाव में भी देखिए उनका एक सीनियर लीडर है, लंबा संसदीय जीवन रहा है और उनके से कभी उनकी बातों से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है जी। मगर उन्होंने जिस तरह गुजरात में बोला, रावण बोला या अभी इन्होंने शब्द बोले, ये इस पद की जिम्मेदारी के अनुसार क्या दबाव है, माफी नहीं मांगेंगे। राहुल जी ने माफी न मांगने के कारण अपना सदस्यता गंवाई या अधीर रंजन चौधरी जी की आपने जिद देखी होगी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति में बोला और नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैंने ऐसा मेरा आशय नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। या पवन खेड़ा वाले मामले में एयरपोर्ट पे बैठ के अंदर जब मोदी तेरी कबर खुदेगी, माफी नहीं मांगी। माफी न मांगने का कुछ कांग्रेस ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया, शायद उन्हें लगता है इससे लाभ हो रहा है, मगर नहीं। चौकीदार चोर कहने पे भी वो सिमटे। गुजरात में भी उनको किस तरीके से नुकसान हुआ इस विधानसभा चुनाव में और लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनके बयान को लीपापोती करना। अभी भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। विजय जी, खड़गे जी ने माफी नहीं मांगी। खड़गे जी ने खेद व्यक्त किया है, खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा उन्होंने खेद व्यक्त भी नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा आशय नहीं था। ये इसलिए कि जब उन्हें लगा कि चौतरफाई अब की बार फायरिंग हो रही है और कर्नाटक की जनता के मूड के हिसाब से, एक सभ्य समाज के मूड के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल लोगों का एक स्टेट है, उनके हिसाब से उन्हें लगा कुछ ज्यादा ही मैंने कह दिया और वो उनकी गरिमा के खिलाफ था। खड़गे जी ऐसे नहीं है, वो गांधी परिवार की एक जो ये आपकी जो सतीश जी आपकी गांधी परिवार से जो मोहब्बत है ना, वो काबिले तारीफ है। त्यागराज शर्मा साहब, आप बताइए, आप कर्नाटक को इतना बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या जो कर्नाटक का चुनाव चल रहा है वो इस तरह से जीता जा सकता है? मैं एक ही शब्द कहूंगा, ये काफी अभद्र व्यवहार है दोनों पार्टियों की तरफ से। ये चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई घमासान युद्ध लड़ रहे हैं जी। और दोनों को अपनी तरफ से अपने शब्दों पे अंकुश लगाना चाहिए। मुझे हैरानी, यत्नाथ के बारे में तो हम जानते हैं, मुझे हैरानी है खड़गे साहब इस 80 साल के हैं, विपक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये नहीं कि उनको अनुभव की कमी है, उसके बावजूद अगर उनकी जुबान फिसल जाती है, मैं यही कह सकता हूँ, बड़े आश्चर्य की बात है जी। और उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। तो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? पता लगा कि मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की विचारधारा पे बात कर रहा हूँ। ये जरा मुझे समझ नहीं आया। मेरे को लगता है कि दोनों पार्टी, सारी पार्टियों को अंकुश लगाना पड़ेगा, किस तरह से व्याख्यान देना चाहिए जी। अश्वनी दुबे साहब, अब असल बात आपसे समझनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आज कमेंट किया है, जिस तरह का आदेश दिया है, और कर्नाटक को आपने देखा ही, अभी जो कर्नाटक में पिछले 4-5 दिन से बयानबाजी हो रही है, वैसे ये नई बात नहीं है, हर चुनाव में ऐसे ही होता है। क्या रास्ता आपको दिखता है? बड़ा अफसोस इस बात का है कि अदालती व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, जबकि सारे कानून ऐसे हमारे देश में हैं। जो कानून ऐसे हेट स्पीच के, ऐसे घृणा करने वाले समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करने वाले जो विचार हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, उनको रेगुलेट करने के लिए काफी है। लेकिन सरकारें राज्यों की कहीं डिसीजन नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा जी। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, विविधता में एकता सबसे अच्छी विशेषता है, और जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सामंजस्य बिगाड़ने के बजाय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास करेंगे, लेकिन आज चुनाव के समय ऐसे घृणित शब्दों का प्रयोग, और बिना चुनाव के समय जब कभी ऐसे ओकेजन होते हैं धर्मावलंबियों के, उस समय पर इनके एब्यूजिव, इंसल्टिंग, इंटिमिडेटिंग, हैरेसिंग, जो वायलेंस इंसाइट करता है, हेट्रेट करता है, डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप्स के अगेंस्ट करता है, रिलीजन के अगेंस्ट करता है, ऐसे स्पीचेस
दिए जाते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट का ये सिर्फ जजमेंट के रूप में नहीं, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के और जो सरकारें हैं उनके मुंह पर एक तमाचे के रूप में देखा जाना चाहिए कि वही 153 मौजूद है, वही 295 मौजूद है, वही धारा 505 एक मौजूद है, जिसके तहत आप कार्यवाही नहीं करते क्योंकि वो आपके एजेंडे को सूट करता है। जी। एक नेता कुछ बोलेगा, दूसरा नेता उसके बाद मैक्सिमम अगर हम देखें तो जो हेट स्पीच को जिनको सबसे ज्यादा कम करना चाहिए वही सबसे ज्यादा इसमें इंडल्ज हो रहे हैं। जी। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सिर्फ जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक आई ओपनर, एक स्टेटमेंट है जिसपे इन पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मतलब यहां तक कहना पड़ा कि सुओ मोटो भी आप इस पर एक्शन ले सकते हैं। सर एक चीज और समझाइए कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का भी कोई रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता, या वो बैठे ही रहेंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन भी धारा जो 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 में साफ तौर पर ऐसे प्रतिबंध हैं। अनुच्छेद 19(2) भारत के संविधान का प्रतिबंध लगाता है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और धारा 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो इस तरह के विचारों को नियंत्रित करने की बात करती है। और ऐसे केसेस में जो भी अगर कैंडिडेट स्टेटमेंट दे रहे तो कैंडिडेट के खिलाफ, आप याद करिए पिछली बार इलेक्शन हो रहा था लोकसभा के समय, नेता कहीं कहीं जाकर कुछ दो दो दिन तक 3 दिन तक उनको बोलने की आजादी जो है प्रतिबंधित कर जाती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या उस स्टेट के इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर सुओ मोटो एक्शन लेने की डायरेक्शन हुई है, इसका मतलब स्टेट्स की जो गवर्न कर रही है लॉ एंड ऑर्डर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इमीडिएटली वो एफआईआर दर्ज करवाएं। नहीं एफआईआर दर्ज करवाते इसका मतलब आप रूल ऑफ लॉ की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर आप कानून के शासन की बात नहीं कर रहे, फिर अभी भी आप मास्टर हैं पुलिस एक्ट के और पुलिस के। जी सतीश लखेड़ा साहब, आपने अश्वनी जी से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, फैसला है, उसको थोड़ा ठीक से समझा होगा। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में जो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए? और उन्होंने कहा ये राजनीतिक दलों पर तमाचा है, जिन्हें रोकना चाहिए वही ये सब कर रहे हैं। ये न्यूटन का 3rd लॉ जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के ही काम में आता है। स्वाभाविक रूप से विजय जी, जिन लोगों को जो सबसे ज्यादा आचरण की, मर्यादा की और सबसे बड़ी बातें मंचों पर करते हैं और सबसे ज्यादा मंच जिस बिरादरी के लिए सजाए जाते हैं, अगर उसी स्तर पे भाषा का, वाणी का शरण हो तो उसमें ये दुखद पहलू है। माननीय न्यायालय को बीच में आकर कहना पड़ रहा है या वो इस तरीके से बात कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करें, तो इसका अर्थ है कि क्या स्तर हो गया है। 2007 में मौत के सौदागर से चली हुई गालियों की श्रृंखला जिस तरह आगे बढ़ी है, व्यक्तिगत वहां पर तक पहुंच गई है कि होम मिनिस्टर कहें कि कांग्रेस आ जाएगी तो दंगा हो जाएगा। आप विजय जी इसको शब्दों पे अगर कांग्रेस ने कहा और आपके कानों में गूंज रहे होंगे, आप इसको इस रूप में रखिए कि कांग्रेस के इतिहास को, जहां प्लेन हाईजैक करने वाले को विधायक बना दिया जाता है टिकट देकर, जहां दंगों का नेतृत्व करने वालों को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से डर जिस सरकार के हाथों से डरा हुआ है, जिस देश ने जिनकी सरकारों को दंगा करते हुए नेतृत्व करते देखा है, वे स्वाभाविक रूप से वो बताएंगे जनता को कि ये लोग आएंगे तो ये क्या करेंगे। ये मंच की भाषा है। ये तो इसी तरह हो गया कि जब तो एक मंत्री कह रहा है कि देश के लखेड़ा साहब फिर मंच पर ही, 10 सेकंड खड़गे साहब भी मंच पर ही बोल रहे थे। जी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन चीजों का संज्ञान जो लेने की बात कही है गंभीर है, इसका सारे लोग पालन करना चाहिए सबको, और वाणी की मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि गालियों से सरकारें नहीं बनेंगी, गालियों से जनता कोई विजन नहीं समझेगी, जनता कामों से समझेगी। और हमें जब महत्वपूर्ण जनता का समय मिला है, लाखों लोग सुनने के लिए आए हैं, उनके पास हम जितना बेहतर तरीके से संवाद करने की कोशिश करें वो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर उपाध्याय, गालियों से सरकार नहीं बनेगी, सतीश जी को तो समझ आ गई है ये बात, आपको आई है? चलिए, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, सतीश जी समझ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सतीश जी के नेता समझे तब तो जी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है हेट स्पीच का, ये पहला आदेश नहीं है, इससे पहले भी कई बार डायरेक्शंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो उन्हीं मुद्दों पर आते हैं जब भाजपा के लोग जो है इस तरह के कहीं पाकिस्तान में बम फूटेंगे, कहीं शाहीन बाग में करंट लगेंगे, कहीं एक और इनके वहां मंत्री कर्नाटका में है जो कह रहे हैं कि यदि उनको आप वोट दे देंगे तो समझिए कि आप पाकिस्तान के समर्थकों का सरकार बना रहे हैं, ऐसी भाषा कर रहे हैं। बिहार में पूरे बिहारियों को जिन लोगों ने वोट दिया वो सभी पाकिस्तानी, दिल्ली में जितने लोगों ने
भाजपा को वोट नहीं दिया वो सभी पाकिस्तानी। कर्नाटका में फिर इस बार भाजपा को 40 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, बाकी लोगों को जो सीट आएगी और वोट आएंगे वो सारे पाकिस्तानी। अभी कौन राष्ट्रद्रोही और कौन राष्ट्रभक्त है इसमें कहने की जरूरत नहीं है। और देश का ये अधिकृत गृह मंत्री की ये भाषा है, बाकी की क्या बात करें। हाँ, एक बात जरूर है, लखेरा साहब बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और सरल हैं, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं इनसे एक आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री जी को जरा कहिए, कांग्रेस की विधवा तो शायद उन्होंने कहा था, या तो आप ही क्षमा मांग लीजिए, वो तो नहीं मांगेंगे, शायद उन्होंने मांगी हो तो दृष्टांत बताइएगा। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से कहे थे। जर्सी गाय का बछड़ा किसके लिए बोला सर, अब ये सारी बातों को, गंदगी को फिर क्यों फैलाना चाहते हैं? किसका देखा, किसने किया? तीसरी बात, जिनके कुछ पुण्यात्मा मंत्री भी हैं अभी, देखिए ना गजेंद्र सिंह जी क्या कहे कल परसों। अशोक गहलोत तो बेचारे वो तो चुने हुए हैं ही नहीं मुख्यमंत्री, वो तो 2-4 लोगों ने के बीच के सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या रावण शब्द का प्रयोग किया। और 1-2 पुण्यात्मा और हैं इनके, गिरिराज सिंह से लेकर के और विजय कैलाश वर्गीय जो इनके हैं, वो तो क्या भाषा बोलते हैं, कितना प्यार की भाषा बोलते हैं। त्यागराज जी को इतना प्यार आता है। प्रज्ञा ठाकुर उनसे भी कई गुना आगे हैं। ठीक है, त्यागराज साहब इन लोगों को भी कुछ ज्ञान दीजिए। और ममता बनर्जी को पुतना मतलब पिचास कहने वाला वो भाजपा का कौन नेता है, ये यदि इनको याद हो तो जरूर इसको बताएं। ठीक है, त्यागराज शर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के लोग जो हैं, कर्नाटक का जो वोटर है, वो इस सब गाली गलौज से फैसला करेगा कि उसका नुमाइंदा कौन हो, किसको वो चुनेगा? मेरे को नहीं लगता कि ये उस पर जरूर प्रभाव जरूर पड़ेगा, पर मैं नहीं मानता कि सिर्फ इसी को विषय को लेके कर्नाटक की जनता वोट देगी। मसले बहुत गंभीर हैं और खासकर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और तीनों पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप किसी भी एमएलए के पास चले जाइए जो उम्मीदवार है, उसके पास कोई इश्यू नहीं है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करेगा। या तो सोनिया गांधी के नाम पे, या तो कांग्रेस के नाम पे, या बीजेपी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, पर उनका क्या विचार है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, कोई उम्मीद उनसे नहीं रखी। जी, तो आपको लगता है कि मुद्दे नहीं है उनके पास, डेवलपमेंट की चर्चा नहीं है, इसलिए गाली गलौज का काम से चलाया जाए? मेरे को लगता है दोनों इतना, इनके पास चारा नहीं है, कोई विषय नहीं है बोलने के लिए, इसी का सहारा लेके एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अब समय आ गया है, दोनों को ये सब बंद करना चाहिए, मेन मुद्दे हैं उन पे लड़ना चाहिए। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे कि कर्नाटक के चुनाव के मेन मुद्दे क्या हैं जिस पर राजनीतिक दल चर्चा नहीं करना चाहते। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या चुनाव में एक दूसरे पर जुबानी हमले बढ़ते जा रहे हैं? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनावों की और वहां हो रही हेट स्पीच को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्वनी दुबे साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। त्यागराज शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। सतीश लखेड़ा साहब हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। दुबे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ होता नहीं है। हर बार कोई आदेश होता है, हर बार चुनाव आयोग भी कुछ जैसा आपने भी जिक्र किया कि कुछ सख्ती दिखाता है, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं है, कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। जी बिल्कुल, इसलिए नहीं होता क्योंकि जिनको एक्शन लेना है वो जब आपकी बारी आए तो हमारे लोग और हमारी बारी आए तो आपके लोग, इस जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का एक इनडायरेक्ट सिद्धांत चल रहा है जी। जब आपकी जरूरत होगी हम मदद करेंगे, हमारी जरूरत होगी आप मदद करिएगा, उसकी वजह से एक्शन नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या आदरणीय विजय जी, आप इतने प्रकांड विद्वान जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए क्या किसी कानून में परिवर्तन करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 भी मौजूद है जी, जिसके मुताबिक 3 वर्ष तक की सजा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A मौजूद है जिसमें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505(1), 505(2) है, दोनों में 3 वर्ष तक का कारावास है। अपराध प्रक्रिया संहिता 95 है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके अनुसार हेट स्पीच का प्रयोग करने वाले जनप्रतिनिधि पर निर्वाचन में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है जी। लेकिन वो सब चल रहा है, और चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि एक्शन जो ऑन ग्राउंड होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब दूसरा,
सबसे बड़ी कारण कैसे कारण हो क्यों रहा है जी। क्योंकि जब तक इस देश में भारत की राजनीति में धर्म और जातिवाद जो एक बड़ा फैक्टर है और राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते किसी भी विशेष समुदाय या जाति के तुष्टीकरण के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे बिगड़े बोलों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वोट नहीं आएंगे। दूसरा, एक दूसरे को गाली गलौज करके जितना ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बटोर सकते हैं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के पूर्व राजनीतिक न्याय स्थापित कर दिया जाता है। जाति धर्म के आधार पर चुनावी मुद्दे तय हो जाते। अजय जी बिहार में बैठे हुए पूछिए ना, कैसे कैसे जेल प्रिजन को बंद चेंज कर दिया जाता है, गैंगस्टर्स कैसे बाहर आ जाते हैं और हम आप चुप हो जाते हैं। वो इसीलिए हो रहा है कि या तो चुनाव है या चुनाव होना है या चुनाव आएगा। तो और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी आ गई कि आप बिहार में जातिवाद सबसे ज्यादा वो किस लिए आया, राजनीतिक, आज नहीं तो कल वो राजनीति होनी है। तो इसलिए हेट स्पीच से खास तौर से जब तक इन नेताओं को ये भारत, अच्छा दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, चाहे जकार्ता फाउंडेशन कन्वेंशन की बात हो, वहां की बात कर लें, और चाहे हम भारत के विधि आयोग की 276वीं रिपोर्ट की बात कर ले, सब में उन्होंने कहा एक बड़ा पुष्ट कानून चाहिए इस देश के लिए, ताकि जाति भाषा नस्ल के आधार पर और धर्म के आधार पर जो नेतागण बिगड़े बोल बोलते हैं उसको जो है रोका जा सके, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई। अच्छा ये बताइए एक और बात, पुलिस को क्या पुलिस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है को सुओ मोटो एक्शन ले ले जी, लेकिन आप देखिए लाखों लाखों लोगों की गैदरिंग होती है, इस तरह के बिगड़े बोल बोले जाते हैं, और एक्शन कब होता है, जब कोई अदालत उसमें इंटरफेयर करता है। अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात 30 सेकंड में, एक समुदाय एक वर्ग पिटिशनर, एक सेट ऑफ पिटिशनर ये कहता है कि साहब इन्होंने बोला, तो दूसरा सेट ऑफ पिटिशनर जाके कहता है हाँ उन्होंने भी बोला जी। आप इक्वल कर रहे हैं हेट स्पीच को, तो ऐसे तो संविधान के मूल भावना तो खत्म हो ही रही है ना, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता बहुत जायज है। वो इसीलिए मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ का जिक्र किया कि एक्शन का रिएक्शन है, ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन सर जो आपने सुओ मोटो का जिक्र किया, मैं भी उसी पर जोर देना चाहता हूँ, एक बार और समझना चाहता हूँ आपसे कि जो पुलिस ऑफिसर्स, जो सरकारें सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद भी कुछ नहीं कर रही, क्या वो सुओ मोटो कुछ कर देंगी? आपको ये उम्मीद लगती है? अब इसी बात पर ये है क्या कि अब एक ओपन फोरम हुआ है कि मान लीजिए अजय उपाध्याय जी को लगता है कि कहीं पर हेट स्पीच आया है, तो अजय उपाध्याय जी स्वयं एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करते हैं कि फला जगह पर ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लिहाजा पुलिस का जो अधिकारी है वहां पर उसके खिलाफ कार्यवाही हो। तो एक जो भय का वातावरण, क्योंकि पुलिस को भी भय होना चाहिए, पुलिस का भी भय होना चाहिए, दोनों बातें हैं, तो खास तौर से आप एक और छोटी सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करने के जजमेंट दिया कि आप विनेबिलिटी क्राइटेरिया जो है नहीं होगा, आप सबसे स्वच्छ, ईमानदार और जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे उसको उम्मीदवार बनाएंगे, और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगर पब्लिश नहीं करते या फेल होते हैं किसी भी तरह से तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक्शन होगा। फिर भी आप देखिए कैसा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, वो शायद कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है, और एग्जीक्यूटिव ही अगर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने लगेगा ऐसे हेट स्पीचेस का, तो समझिए कि कहां संविधान की मूल भावना ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होगी। लेकिन सर हकीकत तो आप देख रहे हैं कि जिस पर क्या था, दोहा है कि जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, तो जहां सतीश जी का हाथ हो तो सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोपी को एफआईआर करने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना पड़े। देखिए ये विजय जी बहुत बड़ा ये विसंगति, आप देखिए पॉक्सो एक्ट हमने बना दिया जी, और बड़ा ऐसा कानून बना पॉक्सो एक्ट, मैं इसलिए फिर से विषय से थोड़ा विषयांतर करके उस पर आना चाहूंगा। पॉक्सो एक्ट कहता है कि 18 वर्ष से कम के किसी व्यक्ति के साथ माइनर की डिफिनेशन में आएगा, और वो न्यूट्रल वो जो है जेंडर न्यूट्रल लॉ होगा, तो तुरंत एफआईआर होगी और बड़ा कठिनतम अपराध की श्रेणी माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़ता है उसको लेकर के, तो आपका फिर जो डिस्क्रिशनरी पावर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
वो डिस्क्रिशनरी पावर कहां चला गया? जी। यानी आपको प्रिवेंट करना चाहिए कि किसी भी एक्शन को, ताकि यहां पर इस तरह की पुलिस के पास पावर से सेक्शन 49 सीआरपीसी में वो किसी भी घटना को कारित होने से भी रोक सकती है, घटना की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर सकती है। वो नहीं हो रहा है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तब तो ऑल ऑफ ए सडन क्यों एफआईआर दर्ज करने की बात हुई? इसीलिए हुई। मामला गंभीर है, सच आता, इन्वेस्टिगेशन आता। जी जी। त्यागराज शर्मा साहब, बात हो रही थी कि रिलीजन और कास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये सारी बयानबाजी होती है। एक खास वर्ग को, एक खास क्लास को, एक खास कास्ट को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। क्या आपको लगता है कर्नाटका में भी, वैसे तो देश के अलग अलग राज्यों में यही हालत है, लेकिन क्या कर्नाटक में जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो ज्यादा असर कर रही है? लिंगायत वर्सेस वोकेलग्गा, कुर्बा या फिर पसमानदा मुसलमान और ये सब लेकर, इसलिए हर कोई आदमी उसी में लगा हुआ है। ये बेशक बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि जिस तरह से हालात अभी देखे जा रहे हैं, ये कास्ट पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने वाली बात है, ये काफी जोर पकड़ गया है, खासकर इलेक्शन के तौर पर। जी। और उसके अलावा भी हमने देखा कि रिजर्वेशन किया गया था, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जी। तो प्रॉब्लम ये है कि विकास पे कोई बात नहीं कर रहा। सब बोल रहे हैं कि मोदी साहब ने जो विकास किया है उसके लिए उनको फिर से वापस आना चाहिए। राज्य में क्या विकास हुआ है, उनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा। आप कांग्रेस ले लीजिएगा, कांग्रेस बोलते हैं कि हम उनको फ्री बस राइड्स देंगे लड़कियों को। हाँ। ये कोई विकास का मुद्दा है क्या? और ये भी देखिए पैसा कहां से आएगा, अल्टीमेटली हम और आपको दोनों टैक्स पेयर को पे करना पड़ेगा, ये कोई नहीं सोच सकता। जी। डॉक्टर उपाध्याय, कांग्रेस के फ्री बीज का भी जिक्र किया है शर्मा साहब ने, थोड़ा सा ज्ञान देंगे? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है उनका, शर्मा जी का। और ठीक कहा आपने कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका आकलन करके इस पर बात होनी चाहिए। राज्य की आर्थिक स्थिति ये है कि सरकार जो चल रही है 40% कमीशन पर है। जो कमीशन की सरकार है, यदि हम उस कमीशन को सिर्फ कम कर देंगे तो ये फ्री बीज की जो स्थिति है वो अपने आप मेंटेन होगी। फ्री बीज नहीं है, मैं मानता हूँ इसको। इसको कहना उचित नहीं है, क्योंकि महिलाओं की जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर है, उनको परिवार समाज में भी अभी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यदि उनको थोड़ी बहुत राहत दे करके और उनको हम सुविधा दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। और सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से इसको कर रही हैं। 5 किलो चावल भी फ्री बीज यदि हम कहेंगे तो होगा, बट कई बार उस पर प्रश्न होते हैं और उसके अपने अपने उत्तर होते हैं। वेलफेयर स्कीम की बात की जाती है। हाँ, हम जहाँ कट की पॉलिटिक्स है, जहाँ कट हो रहे हैं राज्य के, जो हार्ड कोर जिनका टैक्स का पैसा है, उसको हम कहीं ना कहीं बचाने का काम करेंगे, उससे बहुत सारे विकास के काम होंगे। अंतिम बात, दुबे जी ने वाकई बेहतरीन विश्लेषण किया है, मैं उनको साधुवाद दूंगा। बहुत ही न्यूट्रली होकर के इस बात को उन्होंने रखा है, लेकिन इस सच्चाई को हम सबको सोचना है और हमें भी देखना है। आप देखिए ना, 14 से पहले की जो परिस्थिति है देश में, उस पर भी आप जरा चर्चा करें, और 14 के बाद की परिस्थिति। आप एक विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकार रहे हैं, आपने ग्राउंड में बहुत पत्रकारिता की है। यहाँ बाकी लोग भी सब विद्वान है, मैं भाजपा के सभी विद्वान लोग बैठे को भी कह रहा हूँ। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता को भी कह रहा हूँ। तब के दौर को और अब के दौर के, वाजपेयी जी के दौर के देश में राजनीति होती थी, लेकिन राजनीति में विकास मुद्दा होता था, ये हिजाब मुद्दा नहीं होता था। देश में आप सतीश जी की दुखती रख पर बार-बार हाथ रखते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट को यदि हेट स्पीच पे बात आई, इसलिए आनी पड़ रही है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको यदि किसी कारण से जेल में जाना पड़ता है, जब वो बाहर निकलते हैं तो इनके मंत्री संतरी जाकर उनको माला पहनाते हैं। ठीक है। ऐसा कभी पहले भी भाजपा की सरकारें थी देश में, ऐसा कभी नहीं होता था। ये इसको स्वीकारना इनको चाहिए। और इससे क्या होता है कि वैसी प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं महत्व मिलता है। नुपुर शर्मा का एक सामान्य उदाहरण मैं देता हूँ। क्या आपको लगता है वैश्विक स्तर पे दबाव नहीं आता तो नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी भी नुपुर शर्मा कहाँ, किस जेल में है, क्या किया उन्होंने? बस घर में बैठी हुई है, उनको उल्टे सुरक्षा मिला हुआ है। तो ये, और इनके लोग जो है लाठी डंडा लेकर के जय श्री राम कहते हुए लोगों को सरेआम गोली मार रहे हैं, प्लांट करके गोली मरवा रहे हैं। ठीक है। तो इससे जो है हेट का जो माहौल है देश में, नफरत का माहौल आप पैदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको सियासत करनी है। देश से बड़ा सियासत नहीं है, सत्ता नहीं है। देश रहेगा तब ना, कांग्रेस भाजपा हम सभी लोग राजनीति करेंगे। पहले देश का रहना जरूरी है। और इन चीजों पर मुझे लगता है दुबे जी का एनालिसिस को मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और मुझे लगता है दुबे जी को भी इस तरह के चीजों में जुडिशरी का जो लोअर जुडिशरी का रोल है, 6 साल
कि जो एक बार जो राहुल गांधी पर आज जो इतना कमेंट होता है, कौन से बिल को उन्होंने फाड़ा था, इसी तरह के क्रिमिनल नहीं है पॉलिटिक्स में। आज क्या हुआ, उनको उसी का शिकार कौन बनाया, सबको पता है कि किस तरह से उनके साथ हुआ है। तो आगे तो पॉलिटिशियन को भी सोचना पड़ेगा, यदि जुडिशियरी ऐसा कर्म करेगी, ऐसी नीतियां बनाएंगी, ऐसे निर्णय देगी लोअर जुडिशियरी या बाकी लोग जो कर रहे हैं, तो शक होगा। समाज का लोग किस पर भरोसा करे और कहां करे, ये बड़ा मुद्दा है। सरकार इस तरह से कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं, कम से कम वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। जी सतीश जी आपके पास आता हूं। त्यागराज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा कमेंट। हाँ, मैं फ्रीबीज की बात कर रहा था। देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पे पार्टी कह रहे हैं हम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को 2000 या 3000 रुपए महीना देंगे। आप उनको स्किल अपग्रेडेशन कीजिए, फैसिलिटीज बनाइए जिनसे उनको नौकरी मिल सके। ये कोई नहीं बात कर रहा जी, सब बात ये कर रहे हैं हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इसके लिए आपको सहूलियत हो जाएगी। ये मुझे जरा गंभीर मामला लगता है, इस पे थोड़ा हम लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए। ठीक है लखेड़ा साहब, ये एक समझ नहीं आई, अजय जी बहुत बार ये चर्चा करते रहते हैं, मुझे थोड़ा आप समझिए, आप तो ज्यादा जानते हैं सरकार के बारे में, ये 40% का क्या चक्कर है? नहीं, मैं 40% के बारे में बताऊंगा, उसे दुगने के बारे में +5 के बारे में बताऊंगा। पहले अजय जी कह रहे हैं जी कि जो माननीय न्यायालय ने हेट स्पीच पे बोला, इससे भाजपा को संज्ञान लेना चाहिए जी। अगर कभी आईना उठाया करो तो पहले खुद देखो फिर दिखाया करो जी। अरे साहब, आपको अपने फेवर में फैसला नहीं आया, अपने देश पे आपातकाल ठोक दिया। एक बुजुर्ग महिला साहबानों को न्याय मिला, आपने संसद में आके पलट दिया जी। सर अब उससे बहुत आगे आ गया हिंदुस्तान। माननीय न्यायालय के को किस तरीके से आपने हैंडल किया और कानून को आप कितना सम्मान करते हैं और कैसे खेलते हैं, ये आप पे निर्भर है जी। हम अपने एजेंडे को लेकर हैं। अभी तक का 37,000 करोड़ का एक अभी तक का सबसे बड़ा बजट केंद्रीय कर्नाटक को दिया गया जी। एयरपोर्ट 2 थे, आज 7 हो गए हैं। अच्छा सर, एक चीज समझाइए सतीश जी, एक छोटा सा इंटरवेंशन, कि ये जिस भी राज्य में जाते हैं आप, वहां पर चुनाव जहां पर होते हैं वहां आप बताते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा उसी राज्य को दिया है अभी तक का कर्नाटक के लिए अभी तक जो दिया गया, पूरे देश का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, आंकड़े आपके पास पहले से होंगे जी जी। अगर हम 48 लाख महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 3 लाख आवास दे रहे हैं, हम अपने आंकड़े लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मुद्रा लोन है या स्वरोजगार के लिए जो काम किए हैं या रोजगार के लिए काम किए हैं, संगठित असंगठित क्षेत्र में 55 लाख रोजगार के डेटा लेकर हम गए हैं। और इसलिए कर्नाटक आगे बढ़ा है, वो स्टार्टअप में हो या इनोवेशन में हो। अभी देखिए वहां किस तरह हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए वहां काम हो रहा है जी। मगर विकास के एजेंडे के बजाय जब सबसे बड़े व्यक्ति के द्वारा पूरा डिरेल कर दिया जाएगा डिबेट को, पूरा नैरेटिव बदल दिया जाएगा, जहां कर्नाटक पे हमारी चर्चा होनी चाहिए थी, कर्नाटक हम क्या ले जाना चाहते हैं, आपका क्या विजन है, हमारा क्या विजन है, वो आज सब पे गाली गलौज पे जा चुका है। इन्होंने कब गाली दी, हमने कब गाली दी, सारे लोग अपने आंकड़े लेके बैठे हुए हैं। इससे कर्नाटक की जनता का भी भला नहीं हो रहा, न राजनीति का भला हो रहा। हाँ, और अजय जी को समझना चाहिए कि आप कोई कम थोड़ी है, गाली आपको भी आती है, लेकिन वो आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे समझाया नहीं ये 40% का चक्कर क्या है। हाँ, 40% का नहीं, इससे हम राजीव गांधी जी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुंचता है, जो 85 गायब होता है वो बड़ा इस देश में दुखद रहा है। आज तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाते लाभार्थी के खाते में जा रहा है पैसा, सारे लीकेज बंद हो गए हैं। और जो अटकाना भटकाना लटकाने की थी, अब तो कहीं आप न मनरेगा का दुरुपयोग कर सकते हैं, न किसी निधि का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसको दिया जाना उसको सीधे दिया जाना। मतलब आपने 45% करप्शन कम कर दिया, आप ऐसा कह रहे हैं राजीव गांधी के बाद? मैं कह रहा हूँ ये परसेंटेज की बात, राजीव गांधी जी ने 85% कहा और आपने 40% पर लिया। हम तो पूरा जीरो, लीकेज है ही नहीं, जिसको दिया जाना है सामने दिया जाना है, और जिस लाभार्थी को दिया जाना है उसको जा रहा है। किसान सम्मान निधि है तो किसान के खाते में जा रहा है। पहले तो ब्लॉक में लाइन लगती थी, अंगूठे लगते थे, आपका पैसा आ गया, कल प्रधान जी लेके आएंगे, और जिस तरह उनको दिया जाता था बेचारे गांव में अपना बांट लेते थे। आज ये स्थितियां नहीं है, और आज डिजिटल इंडिया की वजह से ये भ्रष्टाचार रुका हुआ है। मगर कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर जाना है, और जिस राज्य का चुनाव, आप गुजरात का मुद्दा देखिए या जिन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में मुद्दा देखिए, केवल गाली गाली के आपने डिजिटल इंडिया का जिक्र किया तो मुझे लगा मेरी अंग्रेजी खराब है, क्योंकि मैं दिल्ली में देखता हूँ वहाँ पेटीएम लिखा होता है, ये अजय जी ने सारी जगह पोस्ट पेसीएम लिखा रखा है। मुझे लगा अजय जी की अंग्रेजी कमजोर है शायद।
या कोई भी माध्यम हो, हमें किसी भी माध्यम से पैसा देना हो, मगर अगर हम सीधे नगदीकरण के नाते सीधे खाते में दे रहे हैं तो कम से कम विजय जी ये माध्यम तो खत्म हो गया कि किसी बिचौलिए के माध्यम से ये जिसको दिया जहां पहुंचना चाहिए नहीं है। आज हम जिसको देना चाह रहे हैं सीधे देने की व्यवस्था है। हम चाय पी रहे हैं, हम दुकान में साधारण से सामान लेने की व्यवस्था, आप और हम दिन रात अब उसके अभ्यस्त भी हो चुके हैं। जी अजय जी, 85% से 40% पर आ गए, ये तो मान लीजिए आपके ही आरोपों को यदि मान लें। और दूसरी बात, मैं तो देख रहा हूं तस्वीरें कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो नोट उड़ा रहे हैं। हाँ, वो कांग्रेस के लीडर जो नोट कोई नहीं है हुई थी कहानी, और उसपे हमने पिछली बार भी कहा था कि वो एक परंपरा के तहत वो कोई चुनावी चीजें नहीं थी। जो लोग नाच डांस वहां कर रहे थे उनको ऐसे गिफ्ट के तौर पे, लेकिन वो चुनाव से उसका कोई वास्ता नहीं था। 40% वाले पर लखेरा जी थोड़ा लड़खड़ाने लगे। अब लड़खड़ाना उनका जायज है, मैं बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान इनका करता हूँ। इन्होंने ये तो स्वीकार लिया कि भाई 40% बनाम 60% में 60% जो है वो भाजपा के लोगों के मंत्रियों के अंदर जा रहा है। राजीव गांधी ने जो 15% और 85 की बात की थी, उस 85 में कुछ ब्यूरोक्रेट खा रहे थे और उन्होंने स्वीकारा था। ये स्वीकार भी नहीं रहे हैं और ढकार भी रहे हैं, और इनके ही विधायक, इनके मंत्री, इन्हीं के लोग जो है इस बात को स्वीकार रहे हैं कि भाई हमसे भी ले लेते हो तुम। कार्यकर्ता तक को आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो अब इससे ज्यादा दुखद तो कुछ नहीं हो सकता। कर्नाटका के लोगों के लिए कर्नाटका का विकास इतना अच्छा इन्होंने किया कि पूरी 40% की सरकार ही बना रखी है। हाँ, ये जरूर है, कर्नाटका के लोगों ने इस बार इनको आशीर्वाद देने का जरूर मन बनाया है, जैसा कि हम लोगों को लग रहा है, और इस बार इनको आशीर्वाद जरूर देगा। 40% बनाम 40 सीट इनको आएगी, और आने वाले समय में ये दिखेगा। कर्नाटका के विकास की यदि बात करें, और अभी पत्रकार महोदय ने जो एक बात रखी है, मैं उनसे सहमत हूँ। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार के लिए हम लोगों ने कार्य योजना जरूर बनाई है। जब तक रोजगार नहीं मिलता है, जिस तरह उनकी हालत है, उसमें कम से कम उनको कुछ यदि सहयोग मिल जाए थोड़ी बहुत, तो उससे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को, जो घर की प्रमुख महिला है, गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो महंगाई बढ़ी है, 500 रुपए सिलेंडर की बात करने वाली सरकार आज 1100-1200 रुपए ले रही है, उनको यदि थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है किचन में, किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और समय के हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे, उसमें और नई चीजें लाएंगे। हम महंगाई यदि कम कर दे सरकार, बेरोजगारी दूर कर दे, तो मुझे लगता है इसकी वाकई जरूरत नहीं। जी अश्वनी जी, क्या आपको लगता है कि कर्नाटका जैसी मोस्ट रिच स्टेट्स में करप्शन कोई इश्यू हो सकता है? इवन आज की पॉलिटिक्स में आपको लगता है करप्शन इश्यू होगा जब इतने महंगे चुनाव हो रहे हैं? देखिए, करप्शन तो रूट कॉज है। करप्शन रूट कॉज अगर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन की तमाम जो विजिलेंस टीम्स है वो पैसे कैसे जब्त करती? जी, सवाल यह है कि मुद्दा करप्शन से हट करके अब जाति, धर्म और समुदायों के ऊपर चला गया है। जी, सवाल अब यह है कि जो लोग जितनी ज्यादा समाज में घृणा फैलाने की बात करें, उतने ही बड़े नेता बन रहे हैं। जी, उनका ओपिनियन उतना ही बढ़ रहा है। अब सोशल मीडिया पर ट्विटर उठाइए, भरे पड़े। जी, आप एक ट्वीट करिए, पता चलेगा कि 1 लाख लोग आपको आप अगर किसी भी एक किसी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ लिखिए तो बहुत फॉलो मिलेगा आपको। जबकि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो कि एग्जिस्ट करता है। जस्टिस गोगोई की एक बात मुझे आती है याद, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि करप्शन है, तो उन्होंने कहा करप्शन जब से सोसाइटी बनी है तब से इस देश में है। जी, तो करप्शन है, लेकिन सवाल यह है कि जो सेलेक्टिवली करप्ट लोग भी तो कैप्चर हो रहे हैं। जी, अगर आपका करप्ट को पकड़ने का तरीका सेलेक्टिव हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वही करप्शन दिखेगा जो आप दिखाना चाहेंगे। बहरहाल, मैं मुद्दे पर एक बार फिर हेट स्पीच की तरफ आता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कानून का विद्यार्थी होने के नाते कि हेट स्पीच को कम करने के लिए आवश्यक है कि हेट स्पीच को परिभाषित किया जाए और कानून के विभिन्न सेक्शन से हटाकर इसके लिए एक पृथक धारा बनाई जाए और इसके उल्लंघन पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाए। राज्यों का प्रयास होना चाहिए कि पंथ निरपेक्षता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद स्वीकार करिए, लेकिन घृणा मत फैलाइए, वैमनस्य मत फैलाइए जिसकी वजह से सड़कों पर दंगे हों।
इतनी बात है। और सुप्रीम कोर्ट का आज का जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दशकों तक याद रहेगी, इसलिए कि जब सरकारें विफल होती हैं तो अदालतें सामने आती हैं और अदालतें फिर अपनी स्पाइन दिखाती हैं। जी सतीश जी, आपको नहीं लगता, मैं त्यागराज जी के पास आता, लेकिन दो शब्द उन्होंने ऐसे काम में लिए दुबे साहब ने। एक तो कहा कि सेलेक्टिव जो एक्शन है करप्शन के खिलाफ, उन्होंने नाम नहीं लिया आपका, लेकिन पता नहीं क्यों आप याद आए मुझे। तो नहीं, एक तो आपकी याद आते आते मुझे भी याद आया कि माननीय न्यायालय ने कहा था कि आपने सीबीआई को तोता बना दिया है, और वो 2013 में कहा जी। जब संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, फलां के पीछे जाइए, फलां को पकड़िए। अब सारी गलत बातों में क्यों कंपटीशन करना चाहते हैं अजय जी से? नहीं, हम अजय जी से कंपटीशन है, अजय जी तो हमारे मित्र हैं। अजय जी की पार्टी से, मतलब आप और आपका मतलब है आपकी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो आप अजय जी की पार्टी से क्यों कॉम्पीट करना चाहते हैं कि उन्होंने 2013 में तोता बनाया, हम उसकी गर्दन भी दबा के पूरा हिसाब कर देंगे? नहीं, वही हमारा सामान्य ज्ञान है। उसके बाद तो जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से जहां कुछ हो रहा है वही सामने दिखाई दे रहा है, मगर देश में नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, करप्शन कर रहे हैं, करप्शन के तथ्य सामने आ रहे हैं, मगर हम पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन में इसलिए उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसा करने के लिए गठबंधन भी बन जा रहा है, 5, 6, 7 गठबंधन है। अब वो करप्शन के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या 24 के चुनाव के गठबंधन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी और BRS जो है केसीआर साहब की, वो दोनों पार्टियां गठबंधन में भी दिखती है, मगर शराब घोटाले में उनकी बेटी और मनीष सिसोदिया भी साथ दिखते हैं। तो ये घालमेल इतना हो गया है और इसी को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सेलेक्टिव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है शर्मा साहब, ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकल लीडर्स लव टू हिट? यस, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। बट अगर आप मुद्दों की बात करें, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और ये नहीं कि ये सरकार है या पहली सरकार है, SM कृष्णा के टाइम में भी एलिगेशन था कि हर महीने कांग्रेस हाईकमांड को 100 करोड़ भेजा जाता है, पहुंचाए जा रहे थे। तो ये करप्शन का मुद्दा अभी का नहीं है, पर ये डिग्री का फर्क है कितना हो गया है। और आपको याद होगा अभी एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की थी क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने एक यहाँ पे मिनिस्टर के नाम पे इल्जाम लगाया था कि वो 40% नहीं दे पा रहा हूं, उनसे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। जी ठीक है, ऑब्वियसली ये गंभीर मुद्दा है और ये मुद्दा इस इलेक्शन में अहम मुद्दा है कास्ट के अलावा। और उसके अलावा एक और मुद्दा है जो अमूल को लेके स्टार्ट हुआ था, नंदनी है। और यहाँ पे डेयरी फार्मर्स को ऑब्वियसली काफी आत्मनिर्भर है या डेयरी फार्मिंग के ऊपर। अमूल के मुद्दे को लेकर शोर मचाया गया था कि बाहर से इम्पोजिशन आ रहा है, पर मजे की बात ये देखिए, नंदिनी मिल्क वाले खुद ही केरला में अपने स्टोर लगवाने की बात कर रहे हैं। वहां पर विरोध हो रहा है सर, वहां भी विरोध हो रहा है, पर जिस विरोध के अमूल को विरोध के लेके यहाँ बात की जा रही थी, वही नंदिनी मिल्क वाले यहाँ कर्नाटका के कोऑपरेटिव वाले वहीं केरला में जाके अपना नंदिनी मिल्क बेचने की बात कर रहे हैं। जी वो विडंबना देखिए, ये भी बात ठीक है। और फिर अजय जी कहेंगे यदि वायनाड में राहुल गांधी रहते तो शायद लगवा देते। अजय जी फाइनल कमेंट छोटा सा, वक्त नहीं। अजय बड़ा अभी शर्मा जी ने जो बातें रखी है जी, ये भाजपा तो एकदम दूध की धुली हुई है और लखेरा साहब सही कह रहे हैं जी, यहाँ कोई करप्शन नहीं है जी, क्योंकि यहाँ उनके यहाँ सीबीआई ईडी जाती ही नहीं है, करप्शन पकड़े कैसे जाएंगे? देखिए ना, इतना लंबा चौड़ा चलता रहा, इतने दिनों से चर्चाएं चलती रही, विनोद अदानी कब वो डायरेक्टर बना और कब छोड़ के चला गया ये भी नहीं इनको पता है। और एक चपरासी भी ईडी सीबीआई के उधर नहीं गया। ईडी सीबीआई जाती है जहां इनको दिखता है कि उससे क्या राजनीति करनी है। कर्नाटका की बात सिर्फ मैं करके अपनी बात को खत्म करूंगा, और कर्नाटका का जो दृष्टिकोण है, मुझे कुछ वो लिस्ट दिख रही थी कि क्या क्या वहां पे घोटाला हुआ। सिर्फ नंदिनी और ये टेंडर घोटाला ही नहीं है, PSI का घोटाला है, फूड किट का घोटाला है, उसके बाद में कोविड के टाइम में एक से घोटाले हुए हैं, यहाँ तक कि एग का घोटाला हुआ है, और सेक्स मैंने वर्क फॉर सेक्स का भी घोटाला, ये भी सरेआम सब जगह है कि कैसे उसके लिए भी इन लोगों ने क्या क्या किया है। अब इससे ज्यादा निर्लजता क्या हो सकती है? कर्नाटका एक अच्छा प्रदेश, विकसित प्रदेश, साउथ का शान रहा है, उसके साथ यदि इस तरह से आप करेंगे, बंगलोर पूरे देश में और पूरे विश्व में जाना जाता है, तो ये इस तरह का अनार्की फैला करके आप राज्य को क्या बनाना चाहते हैं? और जब नहीं मुद्दा विकास का है, कहीं जाप का, कभी वो वाला जो और है 2-3 कांड मैं नहीं बोलना चाह रहा था, ठीक है, उन्हीं चीजों पर सिर्फ आप आ जाते हैं। चलिए दुबे साहब, एक छोटा सा कमेंट समझना चाहता हूं। आप तो हमेशा अमृत मंथन की किस्से सुनाते हैं,
ये चुनावों में विष मंथन जो हो रहा है, इस पे कोई छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहता हूँ, फिर हम लोग। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय संविधान में वर्णित जो समानता का अधिकार है उसको तत्वार्थ रूप से प्रयोग किया जाए, और ऐसे जो शब्द बोल रहे हैं इस पर इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने इतने घोटाले देखे हैं कि उंगलियां भी हमारी नहीं गिन पाएंगी। 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी घोटाला, तमाम ऐसे घोटालों के बाद घोटालों की फहरिस्त अभी भी चलती आ रही है जी। तो अब ये जरूर है कि अब ये घोटाले छोटे पड़ गए हैं, इसीलिए ऐसे जुबान इस्तेमाल की जा रही है जो घोटालों से भी बड़ी दर्द, मतलब ये कहते हैं ना कि तलवार से ज्यादा आपकी जुबान काम आती है और तो घाव करती है, वैसे इसलिए घोटाले तो मुद्दे ही नहीं रहे। अब मुद्दे क्या हो गए, कितना आप पोलराइज कर सकते हैं अपने विशैली जुबान से। जी, एक शेर याद आ रहा है मुझे कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अश्वनी साहब आपका, त्यागराज जी आपका, अजय जी और सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या चुनाव में एक दूसरे पर जुबानी हमले बढ़ गए हैं। इस पर 80%, 80% लोगों ने कहा है हाँ, 20% लोग इसके पक्ष में नहीं है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।